एसके थॉट्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम संजय है। आज की क्लास आपके विभिन्न एग्जामों के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह के बारे में बात किए थे। आज हम उसी क्रम में आगे इल्तुतमिश के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इल्तुतमिश के बारे में। तो पहले हम इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में और इसकी फिर उपाधियां, फिर जो समस्याएं, क्या समस्याएं थी, तत्कालीन चुनौतियां कौन कौन सी थी, फिर इनके विजय अभियान कौन कौन से थे, ऐसे क्रम में हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं प्रारंभिक जीवन। अगर हम बात करें तो 1197 ईस्वी में जब अहिलवाड़ा गुजरात पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अभियान किया था, उस समय इसे वहां से खरीदा था। और 1206 ईस्वी में जब मोहम्मद गोरी खोखरों के विरुद्ध अपना अंतिम अभियान करता है, उस समय इल्तुतमिश बड़ी ही वीरता और कुशलता का परिचय दिया था, जिसके कारण गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक से कहा था कि इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त कर दे और उसके साथ अच्छा व्यवहार करे। 1197 ऐबक अहिलवाड़ा गुजरात अभियान पर खरीदा था। आगे 1206 में गोरी के कहने पर ऐबक दास्ता से मुक्त करता है। दास्ता से मुक्त करता है। यदि हम आगे बात करें इसके वंश की, तो इसका वंश इलबारी या शमसी वंश था। कौन सा? इलबारी या शमसी वंश था। अगर हम इसके विवाह की बात करें, विवाह ऐबक की पुत्री कुतुब बेगम के साथ हुआ था। क्या है कि इल्तुतमिश का जो वंश था वह इलबारी या शमसी वंश का था और इसका विवाह कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री कुतुब बेगम से हुआ था। यदि हम आगे बात करें तो ऐबक की मृत्यु के समय यह बदायूं का सूबेदार था। जब ऐबक की मृत्यु होती है उस समय यह बदायूं का सूबेदार था और 1211 ईस्वी में जूडो नामक स्थान पर जो दिल्ली के ही निकट था, आराम शाह को पराजित करता है और शासक बन जाता है। शासक बनने के बाद अपनी राजधानी दिल्ली को बनाता है। कौन सी? दिल्ली को। क्योंकि इससे पूर्व कुतुबुद्दीन ऐबक या जो आराम शाह था, उन दोनों ने लाहौर को ही अपनी राजधानी बनाकर शासन किया था। अब बात करें खिल्लत। 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा
बगदाद के खलीफा अल मुस्तार नासिर ने इसे खिल्लत प्राप्त किया था और नासिर अल मोमिनीन की उपाधि भी दिया था, यानी सुल्तान ए आजम। नासिर ए अल मोमिनीन का क्या है? सुल्तान ए आजम। सुल्तान ए आजम की उपाधि दिया था। अगर दोस्तों खिल्लत की बात करें कि यह खिल्लत क्या है, तो यह एक वैधानिक पत्र था जिसके द्वारा मान्यता मिल जाती थी कि यह इस्लाम धर्म का शासक है। इतिहासकार मिनहाज सिराज इल्तुतमिश को सुल्तान सईद की उपाधि देता है। क्या करता है? इतिहासकार मिनहाज सिराज हैं जो इल्तुतमिश को सुल्तान सईद कहते हैं। आगे यदि हम बात करें तो इल्तुतमिश को ही आईटी को ही गुलामों का गुलाम या गुलाम का गुलाम कहा जाता है। क्या है? इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है क्योंकि यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। आगे बात करते हैं कि शासक बनने के बाद इल्तुतमिश के समक्ष चुनौतियां या समस्या कौन कौन सी थी? जब इल्तुतमिश शासक बनता है उस समय इसके पास कौन कौन सी समस्याएं थी, उन पर हम बात करते हैं। तो पहले दिल्ली के सरदारों का दमन। दिल्ली के अमीरों का दमन, यानी दिल्ली के जो षड्यंत्रकारी अमीर थे उनका दमन करता है। यदि आगे हम बात करें, दूसरा यालदौज। इसकी हम बात करें तो यह गोरी का सरदार और गजनी का शासक था। बारह सौ आठ में ऐबक ने इसे पराजित किया था। ऐबक ने पराजित किया और गजनी पर अधिकार कर लिया था, किंतु वहां की जनता के विरोध के कारण ऐबक पुनः लाहौर पर आ गया था और तब 1215 ईस्वी में ख्वारिज़्म शाह गजनी पर अधिकार कर लेता है। गजनी पर अधिकार कर लेता है तब यह लाहौर भाग आता है और उसके आसपास के क्षेत्रों पर गोरी का उत्तराधिकारी होने का दावा करता है। तब 1216 ईस्वी में तराइन के तृतीय युद्ध
या तराइन के युद्ध पर यल्दौज को इल्तुतमिश पराजित करता है और इसे कुछ समय के लिए बदायूं पर रखा था। कहां पर? बदायूं पर। और फिर इसकी मृत्यु करवा देता है। क्या है कि यल्दौज यह गजनी का शासक तथा घोरी का सरदार था। 1208 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक गजनी पर अधिकार कर लेता है, किंतु वहां की जनता के विरोध के कारण ऐबक पुनः लाहौर चला आता है। जब 1215 ईस्वी में ख्वारिज़्म शाह गजनी पर आक्रमण करता है तो वह गजनी को जीत लेता है। तब यल्दौज वहां से भागकर लाहौर चला आता है और गोरी के उत्तराधिकारी होने का दावा करता है और संपूर्ण विजित क्षेत्र पर अपना अधिकार समझता है। तब 1215-16 ईस्वी में इल्तुतमिश ने तराइन के तृतीय युद्ध या तराइन के मैदान पर आक्रमण करता है और यल्दौज को पराजित कर बदायूं भेज देता है और वहां पर कुछ समय के बाद इसकी मृत्यु कर देता है। अब हम आगे बात करें कुबाचा। कौन था? कुबाचा। यह भी गोरी का सरदार था और सिंध और मुल्तान शासक था। सिंध और मुल्तान का शासक था। 1227 ईस्वी में इल्तुतमिश इसे पराजित कर सिंध पर अधिकार कर लेता है। तब यह सिंध नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या कर लेता है। अब हम आगे बात करें बंगाल। ऐबक की मृत्यु के समय या ऐबक की मृत्यु के बाद अली मर्दाना खां अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है। अब हम आगे बात करें इसकी मृत्यु एवाज नामक व्यक्ति ने कर दिया था और गयासुद्दीन के नाम से स्वतंत्र शासक बन गया था। तब 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश के पुत्र या अवध का नवाब नासिरुद्दीन महमूद बंगाल पर आक्रमण करता है और इसकी राजधानी लखनौती पर अधिकार कर लिया था। 1229 ईस्वी में मंगोल आक्रमण नासिरुद्दीन महमूद की
नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है, तब इल्तुतमिश ने 1230 ईस्वी में बंगाल पर आक्रमण करता है और इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है। कब? 1230 में। अब हम आगे बात करें मंगोल के समय या मंगोलों के सामने इल्तुतमिश की क्या राजनीति थी या क्या भूमिकाएं थी, तो हेडिंग हम डालते हैं मंगोल। मंगोल 1221 ईस्वी में चंगेज खां ख्वारिज्म शाह को पराजित कर गजनी पर अधिकार कर लेता है। गजनी पर अधिकार कर लेता है और इसके पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए भारत के ओर बढ़ता है या भारत की भूभाग की ओर बढ़ता है। तब जलालुद्दीन मंगबरनी ने इल्तुतमिश के पास अपने दूत आइन उल मुल्क को भेजता है और कहता है कि हम एक साथ मिलकर मंगोल यानी चंगेज खां का सामना करें। तब इल्तुतमिश ने मंगबरनी के दूत आइन उल मुल्क की हत्या करवा देता है और इस तरह इल्तुतमिश ने मंगोल आक्रमण यानी चंगेज खां से अपने साम्राज्य की रक्षा करता है। अब हम आगे बात करें इल्तुतमिश के विजय अभियान। कौन से है? इल्तुतमिश के विजय अभियान। इल्तुतमिश के विजय अभियान। तो सर्वप्रथम इसने 1227 ईस्वी में रणथंभौर अभियान को करता है और उसे विजित करता है। फिर 1226 है 1227 ईस्वी में यह परमारों की राजधानी मंदसौर को जीत लेता है। क्या है कि 1226 में रणथंभौर अभियान करता है और 1227 में परमारों की राजधानी मंदसौर पर अभियान करता है। अगला अभियान की हम बात करें तो 1231 में इल्तुतमिश ग्वालियर का अभियान करता है। ग्वालियर का अभियान करता है और जब वह गया था तो दिल्ली के कार्यभार को अपनी पुत्री रजिया को सौंप गया था और जब वह इस अभियान से वापस आता है तो रजिया के कार्य से बहुत खुश होता है और चांदी का टंका पर रजिया का नाम अंकित करवाता है। यदि हम इसके अगले अभियान की बात करें 1233-34 ईस्वी में इसके ग्वालियर के सूबेदार कलिंजर का अभियान करता है। किसका? कालिंजर का अभियान करता है और उसे विजित कर लेता है। यदि हम इसके अगले अभियान की बात करें तो 1234-35 ईस्वी में
1234-35 ईस्वी में यह मालवा के साथ साथ भिलसा और उज्जैन के मंदिरों को लूटता है और उन्हें ध्वस्त करवाता है। यदि अगले अभियान की बात करें तो 1236 ईस्वी में, कब? 1236 ईस्वी में बमियान अफगानिस्तान करता है और यह इल्तुतमिश का अंतिम अभियान था। यदि हम अगर इल्तुतमिश के समय की बात करें तो 1211 से 1236 तक। कब है? 1211 से 1236 तक। अब हम आगे बात करते हैं इल्तुतमिश के द्वारा किए गए कार्य। इल्तुतमिश कौन कौन से कार्य करता है? अगर बात करें तो पहला, तुर्क ए चिहलगानी का गठन। क्या किया था? तुर्क ए चिहलगानी का गठन। तुर्क ए चिहलगानी का गठन यानी 40 तुर्क गुलाम सरदारों का यह एक संघ बनाया था जो इसके राज्य का हिस्सा थे और इसके साथ शासन प्रशासन में भाग लेते थे। अगले की बात करें तो यह पहला शासक है जो ईरानी या फारसी परंपरा, ईरानी या फारसी परंपरा को अपनाया था और इसी परंपरा के तहत उसने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। तो शेख उल इस्लाम पद का सृजन किया था। शेख उल इस्लाम पद का सृजन किया था जिस पर शेख नक्शबी या सुगरा खां, यह एक धार्मिक पद था। यह एक धार्मिक पद था। यह धर्म का न्यायाधीश जो था उसे शेख उल इस्लाम कहते थे। यदि हम आगे बात करें, केंद्रीय सेना हस्म ए कल्ब का गठन किया था। यानी यह सुल्तान की सेना थी जो दिल्ली पर या सुल्तान के पास रहती थी। दोआब के आर्थिक महत्व को समझने वाला, दोआब के आर्थिक महत्व को समझने वाला पहला शासक है। क्या है? कि दोआब के आर्थिक महत्व को समझने वाला इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है। यदि हम आगे बात करें तो इसने इक्ता व्यवस्था की शुरुआत किया था। इक्ता व्यवस्था की शुरुआत किया था। अगर हम इक्ता व्यवस्था की बात करें तो इसकी शुरुआत करने वाला मोहम्मद गोरी था, किंतु भारत में इसकी शुरुआत करने वाला इल्तुतमिश है। इक्ता व्यवस्था के संबंध में निजामुल मुल्क की पुस्तक सियासतनामा, इक्ता व्यवस्था के संबंध में निजामुल मुल्क की पुस्तक सियासतनामा में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। यदि बात करें इक्ता क्या है तो मान लीजिए यहां पे शासक दिल्ली पर शासक है और यह बंगाल का क्षेत्र इक्ता एक है। क्या है? बंगाल एक इक्ता है। यहां का जो शासन करेगा वह कौन होगा? इक्तेदार।
यहाँ का शासन प्रशासन जो संभालेगा वह होगा इक्तादार। और यहाँ से जो कुल आय प्राप्त हुई वह मान लीजिए 100 रुपये है। तो कुल आय कितनी है? 100 रुपये। और इसमें खर्च 40 रुपये और बचत 60 रुपये। इस खर्च को ख्वाजा तथा जो धनराशि बचती थी उसे फवाजिल कहा जाता था। और यही फवाजिल शासक के पास जाती थी। जो एकताओं से जो धनराशि शासक के पास जाती थी उसे फवाजिल कहा जाता था। यदि हम आगे बात करें, इल्तुतमिश ने वजीर जामुल मुल्क जुनैदी को बनाया था। यदि हम अब आगे बात करें इल्तुतमिश के स्थापत्य की तो इसके समय में कुतुब मीनार का निर्माण पूरा हुआ था। कुतुब मीनार। आगे बात करें तो दिल्ली में कुतुब मीनार के पास ही शमसी तालाब का निर्माण करवाया था, जो वर्तमान में रख रखाव के कारण ध्वस्त हो गया है। यदि हम अगले की बात करें तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा। यह कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया था और यह किसका मकबरा है। तो यह मकबरा इल्तुतमिश के पुत्र नासिरुद्दीन महमूद जिसकी मंगोल आक्रमण के दौरान मृत्यु हो गई थी, उसकी याद में इल्तुतमिश ने बनवाया था। और बाद में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसे भी यहीं पर दफनाया गया था। अब हम बात करें कि इल्तुतमिश को दिल्ली का वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है। क्या है कि इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है। यह टॉपिक हम इसलिए बाद में रखे हैं क्योंकि सारी चीज़ें पढ़ने के बाद ये हमें पता चल जाए कि उसने कितने अभियान किया और अपने साम्राज्य को कैसे सुदृढ़ प्रदान किया और एक स्वतंत्र शासक के भांति एक शासन किया। आईटी दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है। तो यदि हम बात करें इसकी राजधानी, पहले राजधानी सुल्तान का पद, खिल्लत मुद्रा, न्याय व्यवस्था और धर्म के संबंध में इसने क्या चीज़ें कही हैं उनके बारे में। तो इसकी राजधानी कौन थी? दिल्ली। जबकि इससे पहले के जो शासक कुतुबुद्दीन ऐबक या आराम शाह था, उनकी राजधानी लाहौर थी। यदि हम बात करें सुल्तान का पद या सुल्तान की उपाधि, तो इल्तुतमिश ने सुल्तान की उपाधि धारण किया था, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने मलिक या सिपह सलार की उपाधि से ही कार्य करता था। अगले हम बात करें खिल्लत, तो 1229 में बगदाद से के खलीफा से यह खिल्लत प्राप्त करता है। और मुद्रा सोने का जीतल और चांदी का टंका नग मुद्राओं का प्रचलन इसने किया था। अगर हम इसकी न्याय व्यवस्था की बात करें तो
इब्न बतूता इसकी न्यायप्रियता का वर्णन करते हैं। कौन? इब्न बतूता। इब्न बतूता इसकी न्याय व्यवस्था का वर्णन करते हैं और इसने न्याय की एक जंजीर लगवाया था। क्या किया था? न्याय की एक जंजीर लगवाया था। आगे बात करें अगर इसके धर्म की, तो यह कहता है कि भारत अरब नहीं है। इल्तुतमिश कहता है कि भारत अरब नहीं है। इसे दारुल इस्लाम में नहीं बदला जा सकता। इसे दारुल इस्लाम में नहीं बदला जा सकता। नहीं बदला जा सकता। शासक बनने के पहले ही यह दास्ता से मुक्त हो गया था। इसने चांदी का टंका और सोने का जीतल नामक 2 मुद्राओं का प्रचलन करता है और 1229 में बगदाद से के खलीफा से खिल्लत प्राप्त किया था और इसने न्याय की एक जंजीर लगवाया था, जिसके संबंध में इब्न बतूता इसकी न्याय की लोकप्रियता का वर्णन करते हैं। अगर धर्म की बात करें तो इल्तुतमिश कहता है कि भारत ईरान नहीं है, इसे दारुल इस्लाम या हर्ब में नहीं बदला जा सकता है। अब हम आगे बात करें कि जो इतिहासकार हैं उनमें क्या वर्णन मिलता है, तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक तुगलक की वंशावली में इल्तुतमिश को ही वंशावली में इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक मानता है। वास्तविक संस्थापक मानता है। यदि हम आगे बात करें डॉक्टर खलिक अहमद निजामी। कौन? खलिक अहमद निजामी। निजामी यह कहते हैं कि ऐबक दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा तैयार किया था और इल्तुतमिश ने इसे मूर्त रूप दिया। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी कहते हैं कि इल्तुतमिश ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद कहते हैं कि निसंदेह रूप से इल्तुतमिश ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। यदि हम आगे बात करें तो इल्तुतमिश के दरबार में फ़ख्र-ए-मुदब्बिर और मिन्हाज-सिराज इतिहासकार रहते थे। फ़ख्र-ए-मुदब्बिर की पुस्तक की बात करें तो आदाब-उल-हर्ब जो इल्तुतमिश को समर्पित है और मिन्हाज-उस-सिराज इल्तुतमिश को कहता है कि ऐसा गुणवान बुद्धिमान और धर्म उपदेशकों का आदर करने वाला और कोई नहीं हो सकता है। यदि हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।